हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को तक हमारी अकाउंटेंसी रिवीजन क्लासेस चल रही है फॉर योर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। तो आज उसकी मैराथन क्लास नंबर 8 है। होप सो आप सबने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप सभी को सॉरी मेरी ओर से कि आपको लास्ट 2 दिन में आपको लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर सका। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, आई वॉज नॉट वेल, बट आप सबके प्यार, आप सबकी दुआओं से अब मैं काफ़ी हद तक रिकवर कर चुका हूँ। आप सबको मेरी आवाज़ से भी सुनाई दे रहा होगा कि बहुत डिफरेंस आ रहा होगा। वो जोश नहीं है, वो ताकत नहीं है आज आवाज़ में, लेकिन नो हाउ आपको कल तक फिर से फुली फिट आपको सर मिल जाएंगे। तो बात करते हैं आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम पढ़ने वाले द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप सभी ने पिछले 7 लेक्चर में देखा होगा कि लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था ट्रायल बैलेंस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? ट्रायल बैलेंस। तो आप सभी को मैंने बताया था एक अकाउंटिंग साइकिल है। अगर ये साइकिल भी आप अच्छी तरह समझ लोगे ना तो एक तरह से आपके 15 नंबर उधर से पक्के हो जाते हैं। तो क्या है ये अकाउंटिंग साइकिल? तो अकाउंटिंग साइकिल मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो हाउ टू पास ए जर्नल एंट्री। तो पहला स्टेप क्या आता है? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद हमने किया था लेजर्स। लेजर में पोस्टिंग कैसे करनी है, हमने लेजर अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। फिर लेजर्स के बाद हमने किया था डेट ट्रायल बैलेंस, जो हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट स्टेप आता है डेट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं कहूंगा कि आपको अगर कोई बुक का आप कंसल्ट कर रहे हो उसके ऊपर 2 चैप्टर्स होंगे आपकी बुक में, वो भी 150 पेजों के 2 चैप्टर्स होंगे। अब ये मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 लेक्चर्स में आपके कंप्लीट करा दूं, प्रॉपर्ली मैराथन क्लास लेके आपको प्रॉपर्ली इसका जिस्ट दे दूं, आपको कंप्लीटली एमसीक्यू के साथ आपको सब कुछ बता दूं। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अंदर आपका दैट इज आपको इधर टॉपिक मिलेगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सब कुछ इधर कवर हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अभी तक जो मैंने आपको ऊपर अकाउंटिंग साइकिल बताया उसमें हम क्या कर रहे थे सर? उसमें हम सिंपली रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कॉपियां भर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे सर। हमने क्या किया? रिकॉर्ड किया। उसमें हमें कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन हम बिजनेस कर क्यों रहे? सर बिजनेस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम प्रॉफिट कमा सके, हम कमाई कर सके। ठीक है, मेन मोटो क्या है बिजनेस करने का? बिजनेस की कहीं भी आपको डेफिनेशन आ जाए, इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट। वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हमने प्रॉफिट कमाना है। तो ऑब्वियस ही बात है मेन मोटो बिजनेस का होना चाहिए प्रॉफिट। क्या आपको लेजे ने बताया प्रॉफिट कितना आया? उसने तो यही बताया कि हाँ राम से कितना पैसा लेना है, श्याम से कितना पैसा लेना है, आपका कैश का कितना बैलेंस है, आपका मोहन का कितना बैलेंस है, आपका मशीनरी का कितना बैलेंस है। उसने ये नहीं बताया कि आपको कमाई हुई है कि नहीं हुई। तो वो कौन बताता है? दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि जो पिछले हमने जितने भी कर्म किए दैट इज जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, वो सिर्फ और सिर्फ हम कॉपियां भर रहे थे। हमने उसमें क्या किया? लिखते चले लिखते चले लिखते चले, प्रिपरेशन करते चले करते चले करते चले। अब समय उसके रिजल्ट का, उसके रिजल्ट आने का। तो वो रिजल्ट कौन बताएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका रिजल्ट बताएगा। अब मैंने आपको ऊपर क्या बताया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी 3 हिस्से आ जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी 3 हिस्से आ जाते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द थर्ड वन इज बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलो या फाइनल अकाउंट्स बोलो, एक ही चीज है। फाइनल अकाउंट्स में भी 3 चीजें आ जाती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। जो मैंने सीक्वेंस बताया ना, यही सीक्वेंस रहना चाहिए। सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाते हैं हम बैलेंस शीट। ठीक है, इसमें ये सीक्वेंस रहता है। आप नीचे देख सकते हो, मैंने आपको कहते सीक्वेंस बताया है। पहले जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट का सीक्वेंस बता दिया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। अब आपसे पूछा जाए कि फाइनल अकाउंट में सबसे पहले कौन सा बनाया जाता है, आपका आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उधर ही क्रॉस हो जाएगा, उधर ही आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। मतलब कि सबसे पहले क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस। जितनी देर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा तब तक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा, याद रखना। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, तब तक आपका बैलेंस शीट भी नहीं बनेगी। पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, जब उसका रिजल्ट आ जाएगा हमने उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना होता है। आपको क्लियर हो जाएगा आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे उधर आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले क्यों नहीं बन सकता। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा उसके बाद ही बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले कभी नहीं बन सकती। ठीक है, क्लियर है इतना? तो बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। ठीक है, कहां गया? हाँ,
पहले पढ़ लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में मैंने क्या लिखा है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्ट्राइक कर जाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिटन रिकॉर्ड दैट कन्वे द बिजनेस एक्टिविटीज एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? जो आपको कन्वे करेगी योर बिजनेस एक्टिविटीज एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ योर बिजनेस। इट हेल्प्स द बिजनेस टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस अर्न्ड एंड incurred by the business during the financial year। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपको ये बताएगी कि आपने प्रॉफिट कमाया है कि आपको लॉस हुआ है। ऑब्वियसली बात है, लॉस भी होता है ये बहुतों को। ठीक है, तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन मकसद क्या है? आपको बताना है कि आपका घाटे पे चल रहा है बिजनेस की मुनाफे पे चल रहा है। ठीक है, अब बात आती है द फाइनल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कंपोनेंट ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। जो फाइनल अकाउंट्स है हमने उसको दो हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा होता है इनकम स्टेटमेंट, अनदर वन इज पोजीशन स्टेटमेंट। अभी हमने पढ़ा फाइनल अकाउंट्स के तीन हिस्से हैं सर, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको हम डालते हैं इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि ये प्रॉफिट बताते हैं, ये आपको लॉस बताते हैं। लेकिन जो बैलेंस शीट है वो आपको बताएगी आपकी पोजीशन इन टर्म्स ऑफ योर एसेट्स एंड लाइबिलिटी। वो आपको बताएगी कि आपको मुनाफा, आपके जो एसेट्स कितने हैं, आपके लाइबिलिटीज कितनी है, वो उसकी एक स्टेटमेंट है। तो उस तरह से हम बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या है? पोजीशन स्टेटमेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, तो आपने बताना सर इनकम स्टेटमेंट में हमारा आता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पोजीशन स्टेटमेंट किसका दूसरा नाम है? सर पोजीशन स्टेटमेंट दूसरा नाम है बैलेंस शीट का। तो ये इसके दो क्वेश्चंस है इधर से जो बनते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, ये पूछा जा सकता है। ये मैं आपको बता चुका हूं, जनरल लेजर ये हमने प्रॉपर सीक्वेंस पढ़ चुके हैं। अब बात आती है द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके मेन मकसद क्या है? अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इसका मेन मकसद है आपको रिजल्ट देना, आपको मुनाफा हुआ है कि लॉस हुआ है वो आपको बताना। तो पहला पॉइंट ये लिखा है मैंने, आप पढ़ सकते हो। सेकंड पॉइंट लिखा है बैलेंस शीट के बारे में, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? बैलेंस शीट। तो वो फाइनल अकाउंट्स का हिस्सा है ना, इसलिए ये भी लिख दिया। इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग रिजल्ट। अब जो फाइनल अकाउंट्स है इसी से आप रिजल्ट कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर आपको प्रॉफिट होता है ₹500 का, इस साल आपको प्रॉफिट होता है 1000 का, तो आप इसमें कंपेयर कर पाओगे कि हाँ लास्ट ईयर इतना हुआ अब इतना हुआ। अब एक पॉइंट याद रखना, डेट कंपैरिजन में ना आपने क्या करना है, दो वर्ड्स याद रखते हैं, एक इंटर एक इंट्रा। ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, बहुतों को इसके बारे में पता भी होगा। एक होता है इंटर कंपैरिजन, एक होता है इंट्रा कंपैरिजन। इंटर कंपैरिजन होता है बिटवीन टू डिफरेंट फर्म्स। मतलब एक है आपकी कंपनी एबीसी, एक है आपकी कंपनी XYZ। जब आप उनके बीच में कोई कंपैरिजन करोगे तो उसको हम बोलेंगे इंटर फर्म। इंट्रा फर्म हो गई जब आप एक ही कंपनी के अंदर कंपैरिजन करते हो। मतलब आपकी कंपनी है एबीसी, एबीसी में भी आपके दो प्रोडक्ट हैं, एक आप शू मैन्युफैक्चर भी हो, एक आप शर्ट मैन्युफैक्चर भी हो। तो उन दोनों में जब आप एक ही फर्म के अंदर कंपैरिजन करोगे, टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कंपैरिजन करोगे, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म के लिए याद रखना इट इज बिटवीन द सेम फर्म। इंटर फर्म का मतलब कि डिफरेंट फर्म। ठीक है, ये चीज पूछी जा सकती है, इसलिए मैं आपके ये लेके आया हूं। इट गिव्स द समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। अब ये क्या है, आपको बताएगा कि आपके इनकम कितनी है, आपकी एक्सपेंसेस कितने हैं। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट अभी करेंगे ना, इसी वीडियो में हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये आपको एक समरी दे देती है कि आपके कितने तरह के खर्चे थे, आपके एक्सपेंसेस कितने थे, आपकी इनकम्स कितनी थी। आपको तो बाइफर्केट करके बताएगा, आपको डिवाइड करके बताएगा कि डेबिट साइड आपकी जो एक्सपेंसेस है कितने हैं, आपके क्रेडिट साइड इनकम है तो वो कितनी है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग ऑन एलोकेशन ऑफ फंड्स। और अगला मकसद क्या है, जब इसमें से देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, इसका मेन मकसद है पता करना प्रॉफिट का। मैंने बोला मुझे प्रॉफिट हुआ है 200 रुपए का। अब अगला मेरा टास्क है इस 200 रुपए को इस तरह से बांटना, इस 200 रुपए को इस तरह से एलोकेट करना कि सभी खुश हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए का कुछ प्रॉफिट होगा, मुझे अपने शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा। 200 रुपए का कुछ प्रॉफिट होगा, मुझे अपनी कैपिटल में री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 200 रुपए का कुछ ऐसा प्रॉफिट होगा, मुझे वर्कर्स को बोनस देना होगा। सभी को खुश कर रखना पड़ता है, तभी बिजनेस चल पाता है। तो ये एलोकेशन ऑफ फंड किससे पता चलेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ
फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलेगा कि हमें इतने का मुनाफा हुआ है और हम इस तरह से बांटते हैं, इस तरह से लैंड को बांटेंगे, इस तरह से हम, आपने पढ़ा होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में इकोनॉमिक्स में, तो ये वही है। लेबर को कितना देना है, आपने मशीन को उसकी जब एडवांसमेंट ऑफ मशीन करनी है तो उस पर कितना खर्चना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना देना है, वो सब कुछ किससे पता चलेगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, अब बात होती है द यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा, हमने फाइनेंस स्टेटमेंट्स पढ़ी, फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़े, तो इसके यूजर्स कौन कौन है। अब इसके दो तरह के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। नाम से पता चल रहा है इंटरनल हो गए अंदर के लोग, एक्सटर्नल हो गए बाहर के लोग। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, इंटरनल। ये तीन जो है, ये तीनों इंटरनल है। क्या ओनर अंदर का बंदा नहीं है? जी सर। मैनेजर अंदर का बंदा नहीं है? जी सर। थर्ड वन इज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय भी अंदर का बंदा। जितनी देर हम इनको अपने अकाउंट्स नहीं बताएंगे, इन्हें अपना सच नहीं बताएंगे, क्या हमारा बिजनेस चल सकता है? नहीं चल सकता। तो ये तीनों के तीनों कौन हो गए? अंदर के बंदे, इंटरनल यूजर्स। अब देखो ध्यान से, आपसे पूछा जा सकता है ओनर को इंटरनल यूजर क्यों बोला जाता है? आपसे पूछा जाएगा ओनर को इंटरनल यूजर क्यों बोला जाता है? सर ओनर को इंटरनल यूजर इसलिए बोला जाता है, उसका मेन मकसद क्या है? टू नो द प्रॉफिट ही विल गेट। ओनर का मेन मकसद क्या है? वो ताकि पता कर सके मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, आगे मैं उसे एलोकेट कैसे करूं, क्योंकि सब कुछ तो उसी ने करना है ना। अगला है मैनेजर। मैनेजर ने डिसीजंस लेने हैं, जितने का मुनाफा होगा उसी के हिसाब से आगे पैसा लगाएगा, उसी के हिसाब से आगे डिसीजन लेगा। तो मैनेजर क्यों चाहिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। उसको हमें बताना पड़ेगा सर ये है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये देखिए कहां से हमसे गलती हो गई है, ढूंढिए, ताकि हम आने वाले साल में इससे 2 गुना प्रॉफिट कमाएं। तो डिसीजन मेकिंग के लिए कौन चाहिए? आपका मैनेजर चाहिए। अब इंप्लॉयज को क्यों चाहिए? सर इंप्लॉयज को चाहिए बोनस के लिए। इंप्लॉयज को कैसे पता चलेगा कि हमें बोनस लेना है कि नहीं लेना? तो वो कैसे पता करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता करेंगे। तो ये तीनों की तीनों कौन है? इंटरनल यूजर। अब बात होती है एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर में हो गया पहला इन्वेस्टर। इन्वेस्टर हो गए शेयर होल्डर्स। आपने शेयर्स के बारे में सुना होगा, आज आप में से बहुत जो है कि वो शेयर्स में इन्वेस्ट भी करते होंगे। तो वैसा ही है। तो इन्वेस्टर्स क्यों जानना चाहते हैं? वो जानना चाहते हैं कि क्या मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं। वो कैसे पता करेंगे? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता करेंगे। वो देखेंगे कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन है भी है कि नहीं, ये ना हो मैं पैसा लगाऊं कंपनी बंद हो जाए। ठीक है ना। तो इन्वेस्टर क्यों जानना चाहता है? टू नो द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कि मैं उस पैसा लगाऊं भी कि नहीं लगाऊं। अगला आपका बोलते हैं लेंडर। अब लेंडर भी एक तरह से यही काम हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं से लोन लेते हो, लोन भी लेने जाओ तो वो भी पिछले 4-5 सालों की आपसे बैलेंस शीट मांगेंगे, बैंक वाला भी हो चाहे। वो आपको बोलेगा आप जनाब पहले अपनी बैलेंस शीट दिखाइए, हम उसी के बलबूते पे आपको आपके लोन देंगे। तो लेंडर भी कौन हो गया? एक्सटर्नल यूजर। टैक्स अथॉरिटी। टैक्स अथॉरिटी होगी गवर्नमेंट एक तरह से। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी? आपकी जितनी इनकम होगी, आपको जितना प्रॉफिट होगा उसी के अकॉर्डिंग टैक्स लगाएगी। तो टू नो द टैक्स लाइबिलिटी ऑन यू, तो ये हम कह सकते हैं जो टैक्स अथॉरिटी है इट इज अ एक्सटर्नल यूजर। नेक्स्ट वन इज सप्लायर। सप्लायर इज योर क्रेडिटर। अब सप्लायर सोच समझ के ही आपको सामान देगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, 2 तरह के इंसान है, एक ए है एक बी है। सप्लायर एक ही है, सी। सी के पास ए भी आया बी भी आया। ए ने बोला भाई तू मुझे सामान दे, बी ने बोला तू मुझे सामान दे। ए ने बोला जितना भी तेरे पास सामान है मैं सारा ले लूंगा, बी कहता जितना भी तेरे पास सामान है मैं तेरे से सारा ले लूंगा, लेकिन उधार पे। दोनों ने उधार पे लेना है। दोनों ने क्या करना है? उधार पे लेना है। अब सी को धर्म संकट हो गया कि वो ए को सामान दे कि बी को सामान दे, तो वो कैसे पता करे? तो उसने क्या बोला? उसने बोला भाई साहब आप दोनों अपनी बैलेंस शीट ले आओ, आप दोनों अपनी क्या करो? बैलेंस शीट ले आओ। उसने देखा बैलेंस शीट में यार ए की बैलेंस शीट तो बहुत बड़ी है, इसके पास इतने ज्यादा एसेट्स हैं, बी की बैलेंस शीट तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो वो किसको सामान देगा? ए को। क्यों? क्योंकि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बड़ी है। तो हम कह सकते हैं दैट सप्लायर्स आर आल्सो द एक्सटर्नल यूजर्स। आगे बात करते हैं कस्टमर।
तो कस्टमर कौन है? कस्टमर भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कस्टमर देखो आजकल का जो कस्टमर है जागरूक हो चुका है, जागो ग्राहक जागो। तो कस्टमर भी अब उस तरह का प्रोडक्ट लेगा जिसकी आफ्टर सेल सर्विसेज भी होंगी। अब वो लोकल कंपनी का क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसके ऊपर भरोसा नहीं है कि वो कब बंद हो रहे। वो एक ब्रांडेड कंपोनेंट लेगा क्योंकि उसको आफ्टर सेल सर्विसेज भी तो चाहिए। तो कस्टमर को भी हम बोल सकते हैं दैट इज द एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, होप सो क्लियर होगा। अब इधर आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चन आपके लिए कुछ आप देख कमेंट कीजिए जल्दी से। फाइनल अकाउंट इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ, फाइनल अकाउंट में किस किस का प्रिपरेशन आएगा? बोलता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट की, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंस शीट। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डेट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आज द इनकम स्टेटमेंट। तो फर्स्ट एंड टू आर द राइट वन, दैट इज डी ऑप्शन। तो इसका भी आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन। तो आज ही के लेक्चर में ट्रेडिंग अकाउंट को भी पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने सिलेबस भी कंप्लीट करना है बिफोर द टाइम। ठीक है, तो आगे 2 दिन हमारे थोड़े वेस्ट हो गए, तो सॉरी फॉर दैट वंस अगेन। तो बात करते हैं द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट का फर्स्ट स्टेप क्या होता है सर? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे। ऐसे मैंने सोचा था कि सारा ही पढ़ा देता, एक्चुअली इतनी कहूँगा कि स्ट्रेंथ नहीं है आज मेरे पास कि मैं पूरा आपको प्रॉपर्ली पढ़ा सकूँ। ये ना हो जाए कि आज पढ़ा दिया आगे 2 दिन और छुट्टी मारनी पड़े, तो वो मैं चाहता नहीं हूँ। तो ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं तो सबसे पहले बात होती है द ट्रेडिंग अकाउंट इज ए डैश अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है सर? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्यों है सर? मैंने आपको बताया था अकाउंट के 3 वैरायटीज ही थी ना। हाँ सर, एक पर्सनल अकाउंट था, एक रियल अकाउंट था, एक नॉमिनल अकाउंट था। सब पर्सनल अकाउंट में सभी नेम्स आते थे, सभी नाम आते थे। सर रियल अकाउंट में एसेट्स आते थे। सर नॉमिनल अकाउंट में सभी एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आती थी। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सब कुछ एक्सपेंसेस और इनकम्स ही आती हैं। उसके कारण आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट इज ए डैश। तो आपका आंसर होना चाहिए सर ट्रेडिंग अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि उसमें हमने सारे इनकम्स और सारी एक्सपेंसेस को डालना होता है। इसमें कोई एसेट्स नहीं आता, कोई किसी का नाम नहीं आता। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने क्या डालना है? खर्चे डालने और इनकम्स डालने। अब सर कौन से खर्चे डालने, कौन सी इनकम्स डालनी है? तो उसका आंसर होना चाहिए सर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी मैं आपको बताता हूं क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमारे पास 2 तरह के खर्चे होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। ध्यान से सुनना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्ट बनाने पे लगे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज के दिन ना आप एक बन जाओ शर्ट मैन्युफैक्चर। ठीक है, हम एक शर्ट बनाते हैं। जी सर, हम एक शर्ट बनाते हैं। अब शर्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए सर? शर्ट बनाने के लिए हमें चाहिए पहले कॉटन चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए ना, कॉटन चाहिए। फिर सर लेबर चाहिए जो इसको थोड़ा कटिंग कुटिंग करेगी, बाकी जो भी करना होगा लेबर चाहिए। सर थ्रेड चाहिए ताकि उसको हम सील सके। ठीक है, ये सब कुछ हमें शर्ट बनाने के लिए चाहिए। अब जितना भी सामान शर्ट बनाने को लगता है, उसको बनाने में ताकि वो बेचने योग्य बन जाए, उसको हम डालेंगे डायरेक्ट में। दूसरा एक्सपेंस को तो बोला मैंने इनडायरेक्ट। अब तो आपने शर्ट बना ली, अब क्या हुआ? शर्ट बन गई है, शर्ट आपके सामने पड़ी है, शर्ट की पैकिंग भी होगी। अब क्या हुआ? शर्ट को आपने बेचना भी है। शर्ट को बेचने के लिए ऑब्वियस सी बात है, अब आप शर्ट लेने जाते हो, क्या आप फैक्ट्री से लेने जाते हो शर्ट? नो सर, हम तो शोरूम से लेने जाते हैं। शोरूम में आएगा, कस्टमर आएगा, उसे देखेगा, पहचानेगा, ओ भाई साहब ये बहुत सुंदर शर्ट है, मैंने ये लेनी है। उधर शोरूम में मुझे सेल्समैन लगाने पड़ेंगे, उधर बहुत अच्छी अच्छी लाइटनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना, उधर मुझे शोकेस लाने पड़ेंगे, और भी बड़े खर्चे हैं। एक खर्चा थोड़ी है, बहुत ज्यादा खर्चे हैं। शर्ट अभी बनी है, बस शर्ट बनने के बाद भी बड़े खर्चे हैं। तो जो शर्ट बनने के बाद जो खर्चे होंगे उनको हम डालेंगे इनडायरेक्ट में। ठीक है, जितने भी शर्ट बनने के बाद, फॉर एग्जांपल शोरूम लाइटनिंग, क्या शोरूम की लाइटनिंग ने आपको शर्ट बनाने में मदद की? नो सर। तो शोरूम लाइटनिंग किस में आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सेल्समैन सैलरी,
क्या सेल्समैन की सैलरी ने आपको शर्ट बनाने की मदद किया? नो सर, सेल्समैन ने तो अपनी सिर्फ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करनी है और शर्ट को बेच देना है, तो वो भी क्या हुआ? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री वेजिस, फैक्ट्री वेजिस होगी दिहाड़ियां। अब जो मैंने फैक्ट्री में लेबर लगाई है, उन्होंने तो शर्ट बनाने में मदद की होगी, उन्होंने कोई ना कोई काम किया होगा। शर्ट में क्या था? कटिंग की हो, शर्ट को मशीन में डाला हो, शर्ट को डाई किया हो, कुछ भी तो किया होगा, तो वो किस में आएगा? डायरेक्ट में। फैक्ट्री लाइटनिंग, अब अंधेरे में तो मैं फैक्ट्री नहीं चलाऊंगा, फैक्ट्री में भी तो लाइटनिंग चाहिए, तो फैक्ट्री का जो लाइटनिंग का खर्चा है वो किस में डालूंगा? सर डायरेक्ट में। जितने भी खर्चे आपके शर्ट बनाने के लिए यूज हुए हैं उन सभी को हम किस में डालेंगे? सर डायरेक्ट एक्सपेंस में। जितने भी खर्चे आपके शर्ट के बनने के बाद उसे बेचने में लगे हैं, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इधर मैं एक बार पढ़ा भी देता हूं आपको, ये रहा। डायरेक्ट, एज द वर्ड सजेस्ट, आर दोज एक्सपेंसेस विच आर कंप्लीटली रिलेटेड टू असाइन टू द कोर बिजनेस ऑपरेशन। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ए पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, ये हमने अभी पढ़ना भी है, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ाया हुआ मैंने, ऑब्वियस सी बात है, तो फिर से एक बार याद दिलवा दूंगा, घबराओ मत। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। आगे बात करते हैं इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने बता दिया ये कोर बिजनेस के रिलेटेड नहीं होते, ये आपको सिर्फ और सिर्फ बेचने में मदद करते हैं, तो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपने किस में डालना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है, किसके? डेबिट साइड। ठीक है, अब इधर ही पढ़ते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट मैं आपको बता चुका हूं, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालने और डायरेक्ट इनकम डालनी है। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेफर्स टू द डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, इसके ऊपर मैं अभी आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज ही की वीडियो में करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है आपने जितने का सामान बेचा है उसकी कितनी कीमत लगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला आपने टोटल परचेजेस किए थे साल भर 1 लाख की, और आपने सेल की है 80,000 की। अब देखो एज ए लेमैन, ठीक है, अभी हमने सीखा नहीं है कि कैसे प्रॉफिट निकालना है। एज ए लेमैन आपको क्या लग रहा है, आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? आप तो कहोगे सर हमें तो लॉस ही हुआ है 20,000 का। 1 लाख का हमने सामान खरीदा था, 80,000 का हमने बेच दिया, है ना? हम यही सोचेंगे ना। लेकिन अभी मैं इसमें एक ट्विस्ट लाने वाला, मैं बोलता हूं इसमें ना क्लोजिंग स्टॉक भी है 50,000 का। अब बोलिए, मतलब कि 50,000 का सामान अभी भी मेरे शोरूम में पड़ा हुआ है, उसको अभी बिका नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, कुछ ना कुछ बचा ही होगा साल के एंडिंग में। ऐसा तो नहीं होता 31 मार्च को आप पूरी की पूरी दुकान ही बेच के आ जाते हो, आपकी दुकान में जितना सामान है उन सभी को बेच के आ जाते हो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी होता है, ठीक है, तो वही जो क्लोजिंग स्टॉक इसमें है। अब आपको क्या लग रहा है, 50,000 का सामान पड़ा भी तो है, लाख की हमने चाहे परचेज किया था, 50,000 का शोरूम में पड़ा भी हुआ है, 80,000 अभी हम कमा भी चुके हैं, 50,000 में से भी कुछ कमाना है, ठीक है ना। अब हम कहेंगे ना हाँ हमें प्रॉफिट हुआ है। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो कीमत है क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करके। आपकी जितनी कीमत लगी है, कीमत में से आपका जो सामान बचा उसको माइनस भी कर लो, तो दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी। डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में आपको बता चुका हूं, ठीक है, ये सब कुछ वही लिखे है। ऑल द गुड्स परचेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड मे नॉट बी सोल्ड ड्यूरिंग द सेम अकाउंटिंग पीरियड, हैंस इट इज नेसेसरी। अब आपसे पूछा जाए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका आंसर है सर क्योंकि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ बचना है। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक हम सब कुछ बेच चुके होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस पर्पस के कारण हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना अनिवार्य है, जरूरी है, हमें यह निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उस कारण ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये चीज याद रखनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक सारा जो आपका सामान है उसे नहीं बेचा होगा, ठीक है, तो ये आपका मेन रीजन आ जाता है। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले की, ठीक है, ये 2 फॉर्मूले, इसको रट्टा मार लो, ये क्वेश्चन आने वाला है प्रैक्टिकल के रिलेटेड इसका, ठीक है। 2 फॉर्मूले, एक है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस
माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, पहले एक बार मैं बता देता हूं, ठीक है, इसको बाद में निकालते हैं। अब देखिए बात होती है हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते क्यों हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट क्या आता है सर? ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट आता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सर ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट है ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारी है एक्सपेंस वाली साइड, ये हमारी है इनकम वाली साइड। जब जब हमारी इनकम बड़ी होगी तो हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा। जब जब हमारे एक्सपेंस बड़े हो जाएंगे तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। अब देखिए कैसे पता करना, आप देख सकते हो ये भी आपका क्या है, उसकी तरह है, लेजर अकाउंट की तरह। लेजर अकाउंट दिख रहा है आपको, उसी की तरह ये, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस साइड का टोटल किया, इस साइड का टोटल आता है मेरा 100 रुपीज और इस साइड का टोटल कितना आता है? 90 रुपीज। हमने लेजर में क्या किया था सर, जो साइड छोटी होती है ना उधर हम बैलेंसिंग फिगर डालते हैं, तो इधर हमारी बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी सर? ग्रॉस लॉस। इधर हमारी क्या आ जाएगी? ग्रॉस लॉस कितना? 10 रुपए। बैलेंस हो गया कि नहीं? इधर भी 100 और इधर भी 100। तो ये जो 10 रुपए का लॉस आया है, ठीक है, ये जो 10 रुपए का लॉस आया है, इससे हम कौन सा लॉस बोलेंगे? ग्रॉस लॉस बोलेंगे। अब इसी स्टेटमेंट को बदलता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल इनकम वाली साइड है हमारा 100, एक्सपेंस वाली साइड है हमारा 90, तो इधर हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, तो इधर बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? 10 रुपीज। अब आपसे यही पूछा जा सकता है, आपसे पूछा भी गया पंचायत के एग्जाम में कि जो आपका ग्रॉस लॉस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में किस तरफ आता है? सर ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है क्रेडिट साइड। सर ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में आता है डेबिट साइड। ये चीज याद रखना, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा है सर आपने तो बोला था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, तो ये वो वाला लॉस नहीं है। इधर हमने ऑब्वियसली बात है एक्सपेंसेस की है, ये बैलेंसिंग फिगर, ये क्या है? हमारी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, हमने बैलेंस किया। ऑब्वियसली बात है दिस इज आर इनकम, दिस इज आर एक्सपेंसेस। जब इनकम हमारी बड़ी होंगी ऑब्वियसली बात है हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। जब जब हमारी एक्सपेंसेस बड़ी होंगी तो ये हमारा क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। तो ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। अब बात होती है पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। तो पहला मेन मकसद क्या आ गया? इसका ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को पता करना। परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नेट सेल, ठीक है, आप पता करना कि हमने नेट सेल पे कितना प्रॉफिट कमाया वो पता करना मेन मकसद। टू नो अबाउट द डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, और इसमें आपको पता चल सके कि आपके डायरेक्ट एक्सपेंस, आप देख सकते हो ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं ना आपके, ये सभी के सभी डायरेक्ट है। ऑक्ट्राई ड्यूटी, डॉक वेजेस, ठीक है, ये बाहर से जब सामान मंगवाने पे शिपिंग चार्जेस होते हैं, ये सब कुछ, तो ये भी आपके प्रोडक्ट बनाने पे ही होते हैं, ठीक है। रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, परचेजेस में लेस रिटर्न कर दो। अब देखो ध्यान से, आपने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर लिखना होता है ओपनिंग स्टॉक, उसमें परचेजेस प्लस कर दो। अगर कोई आपकी परचेज रिटर्न हुई है तो परचेजेस में से लेस कर दो। फिर ये सभी के सभी आपके आगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर इधर देखो, अब इधर क्या होती है? डायरेक्ट इनकम। इस तरफ क्या होती है? डायरेक्ट इनकम। एक ही आपकी डायरेक्ट इनकम है, दैट इज सेल। आपकी डायरेक्ट इनकम एक ही है, दैट इज सेल। अगर कोई सेल की है, सेल में से सेल रिटर्न अगर कोई हुई है वो माइनस कर दो, तो इधर आपने अमाउंट लिख देनी है। और जो सेकंड आइटम आपकी आती है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का काम आता है, तो इसलिए हमने इधर क्लोजिंग स्टॉक लिख देना है। तो याद रखना कि क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट के क्या क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ सेल माइनस सेल रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, सिर्फ ये आइटम्स ही आती हैं आपके क्रेडिट साइड। वो तो क्रॉस लॉस तो आता ही आता है, वो आपका बैलेंसिंग फिगर है। और ये सब कुछ आपके जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है ये आपके आ जाएंगे डेबिट साइड। और कोई आइटम नहीं आती हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, ठीक है। ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। अब आप देख सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दो फॉर्मूले मैंने आपको बताया, इसी की मदद से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या कॉपी आपने पकड़ी हुई है, कॉपी पे ना ये फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, ठीक है। ये जब आप फॉर्मूला लिख लोगे ना, अब आगे हम इसके ऊपर ना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। 3 क्वेश्चन ही है, लेकिन 3 क्वेश्चन में मैं आपको सारा कंसेप्ट इसका क्लियर कर दूंगा कि आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ ले आप इसका आंसर आसानी से दे सको। तो बात करते हैं, ठीक है। तो उसको पढ़ने से पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। वैसे सब कुछ बता चुका हूं। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द फाइनल अकाउंट, ये आप सभी को पता होगा। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड,
डिपेंड करता है कि आपका काउंटिंग पीरियड कितनी देर का, 3 महीने का भी हो सकता है, 4 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 12 महीने का भी होता है। तो लास्ट डे पे आप बनाते हो ताकि आप उधर पता कर सको कि हमें कितना मुनाफा हुआ है। ओनली डायरेक्ट रेवेन्यू एंड डायरेक्ट एक्सपेंस आर कंसिडर्ड इन इट। ठीक है, जो मैंने बोल्ड किए होते हैं मैं बार बार बोलता हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है अपने में ही। डेबिट एक्सपेंसेस आर ऑन द डेबिट साइड एंड डेबिट रेवेन्यू आर ऑन इट्स क्रेडिट साइड। All items of direct expense and direct revenue concerning current year are taken into account, but no item relating to past or new year is considered in it. ठीक है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस इस करंट साल के होंगे, फॉर एग्जांपल आपका साल चल रहा है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, तो इसमें जो खर्चा हुआ है इसी को आप इंक्लूड करोगे। अगर आपने कोई खर्चा इसी साल में पिछले साल का दिया है तो वो इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आपने कोई पेमेंट एडवांस में कर दिया है हम वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आपका खर्चा सिर्फ और सिर्फ मार्च 2022 तक होगा वो ही खर्चा हम इसमें इंक्लूड करेंगे। मार्च 2022 के आगे वाला खर्चा हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 1 अप्रैल 2021 से पहले वाला खर्चा हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। इफ इट्स क्रेडिट साइड exceeds its represents gross profit and if debit side exceed it shows ग्रॉस लॉस। ठीक है, वही चीज बोलिए कि अगर आपका डेबिट साइड बड़ी होगी, डेबिट साइड इज योर एक्सपेंस साइड। अगर एक्सपेंस साइड बड़ी होगी तो ग्रॉस लॉस, क्रेडिट साइड इज योर इनकम, जब इनकम साइड बड़ी होगी तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, ध्यान से देखना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 2 फॉर्मूले आपने कर लिए। हाँ जी सर। बोलता है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक 400, परचेजेस 300, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 500, क्लोजिंग स्टॉक 200। तो मैंने क्या फॉर्मूला बोला? मैंने यही फॉर्मूला बोला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यही फॉर्मूला था ऊपर। जी सर, तो कर लो सॉल्व। 400 प्लस 300 700, 700 प्लस 500 1200, 1200 में से 200 काटे तो 1000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना रहा? 1000। पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इन अबव क्वेश्चन इफ द सेल्स इज 1500। कहता है ऊपर वाले क्वेश्चन में आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालो अगर आपका सेल्स है 1500। अभी हमने एक और फॉर्मूला किया था सर, फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यही किया था बस। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया? सर ऊपर वाले क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 1000। सेल्स कितनी दी है? 1500 माइनस जीपी। जीपी इधर माइनस में उधर रखिए क्या हो जाएगा? प्लस में, इज इक्वल टू 1500। 1000 इधर प्लस में उधर रखिए माइनस में, तो जीपी इज इक्वल टू 500। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 500। ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसमें दोनों फॉर्मूले यूज होने इकट्ठे। कहता है कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक इफ द ओपनिंग स्टॉक इज 200, परचेजेस इज 300, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज 500, सेल्स इज 1500 एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 600। तो देखो इधर आपको सेल्स भी दी है, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है, तो पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकाल लें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा? सेल्स माइनस जीपी, मतलब 1500 माइनस 600। 1500 में से 600 काटे तो आंसर क्या रहेगा? 900। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा आ गया। कितना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? 900। अब दूसरा वाला फॉर्मूला लगा लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यही होता है फॉर्मूला। जी सर। अभी हमने निकाला दैट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 900, इधर मैंने 900 लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक इज 200, परचेजेस इज 300, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज 500 और हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता। कर लो सॉल्व। 900 इज इक्वल टू 200 प्लस 300 प्लस 500 हो गया 1000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 1000 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो -100 इज इक्वल टू माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो माइनस माइनस कट, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया आपका? 100। ये कंसेप्ट था कि आपने दोनों फॉर्मूले की मदद से
आपका कुछ भी पूछा जा सकता है, क्या निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये एग्जाम में बड़े ज्यादा चांसेस है इस तरह के क्वेश्चन आने के। तो गाइस आज का हम अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि आई वॉज नॉट वेल, तो इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि आपके लिए आगे भी लेक्चर बना सकूं। तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो उधर आपका मैं कोशिश करूंगा कि कल ही लेक्चर में कंक्लूड कर दूं विद एमसीक्यू। कल ही लेक्चर में आपका फाइनल अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा। आप कह सकते हो कि मैक्सिमम से 50 to 60% आपका सिलेबस हमने ये मैराथन क्लास में खत्म कर दिया है, ठीक है। तो घबराओ मत, आपकी ये मैंने लाइबिलिटी है मेरे ऊपर कि आपको ये सिलेबस मैंने आपके एग्जाम से पहले पहले खत्म कराना है। एग्जाम से बल्कि मैं 7-8 दिन पहले खत्म करा दूंगा, 1 वीक पहले खत्म करा दूंगा, ताकि आपको प्रॉपर्ली और भी आगे गाइडेंस देते रहूं, आपके लिए और अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया एमसीक्यू लेके आऊं। तो गाइस अपना इसी तरह से प्यार बरकरार रखिए, आगे शेयर करते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, और आपको कोई भी डाउट है आप हमारे जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है दैट इज igclasses.1, ठीक है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस आज का अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।